हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान खान। मैं आपका स्टडीग्राम बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और लगातार हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे से पता है कि स्टैटिक जीके में दोस्तों अपने राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान से संबंधित वीडियोस शुरू हो चुके हैं और इस सीरीज का यह दूसरा वीडियो है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने कहीं ना कहीं आपको समझाने का प्रयास किया है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक दुनिया में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज पाई जाती है उसमें सरकार जो है उसके कितने भाग हैं और साथ ही सरकार की कितनी व्यवस्थाएं हैं। एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर गवर्नमेंट कितने टाइप की हो सकती है। तो बेसिकली दो टाइप की होती है, दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं मिलती है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। कौन कौन सी? संसदात्मक व्यवस्था, एक नाम तो आपके सामने लिखा हुआ है, ये संसदात्मक व्यवस्था, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एग्जाम्पल ब्रिटेन, इंडिया। और इसके अलावा जो दूसरा सिस्टम हमें देखने को मिलता है वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या अध्यक्षात्मक प्रणाली, सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली। और उसका एग्जाम्पल क्या है? अमेरिका या यूएसए। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के अलावा एक और प्रणाली भी पाई जाती है जिसे अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका। उस पर चर्चा कभी बाद में करेंगे। तो आई होप आपको ये सब कुछ याद होगा कि सरकार के तीन भाग होते हैं, संसदात्मक प्रणाली क्या है, अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है और इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर क्या है, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने इस पर विस्तृत चर्चा की थी, या हालांकि एक कैजुअल तरीके से हमने समझने का प्रयास किया था। अच्छा दोस्तों, उसी वीडियो में हमने भारतीय संविधान के पार्ट 6 को भी समझने का प्रयास किया था। पार्ट 6, द स्टेट्स या राज्य। आपसे कोई पूछे कि राज्य सरकार का ढांचा कहां दिया हुआ है, या राज्य सरकार से संबंधित प्रोविजंस या प्रावधान किया कहां दिए गए हैं, या भारतीय संविधान में राज्य सरकार की बात कहां की गई है, तो आपका आंसर क्या होगा? पार्ट 6 या भाग 6, और जिसकी हेडिंग ही क्या है? द स्टेट्स या राज्य। और इससे जस्ट पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ये जो पार्ट 6 है, भाग 6 है, ये स्वयं कितने अध्यायों में बंटा हुआ है? 6 अध्यायों में बंटा हुआ है। पहला अध्याय कौन सा है? सामान्य या जनरल। दूसरा अध्याय, अध्याय मतलब इंग्लिश में बोले तो चैप्टर। दूसरे अध्याय में क्या दिया हुआ है दोस्तों? कार्यपालिका या द एग्जीक्यूटिव। तीसरे अध्याय में क्या है दोस्तों? विधायिका या लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका या राज्य का लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। चौथे अध्याय में क्या दिया हुआ है दोस्तों? द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की विधायिका शक्ति। और उसके अंदर बेसिकली क्या थी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। पांचवा चैप्टर या पांचवा अध्याय था दोस्तों उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से संबंधित। और लास्ट या छठा अध्याय जो था वो था द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालय। तो आपको याद आ रहा होगा, इन पे अपने ने चर्चा की थी और इस हर एक अध्याय में कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं ये भी मैंने आपको बताया था इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। तो अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज के वीडियो में अपने क्या है, आज का वीडियो में अपना टॉपिक क्या है? तो टॉपिक तो अपना शुरू होगा द एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। देखिए, बात अपने शुरू करेंगे भारतीय संविधान के भाग 6 से, उसके बाद सीधे आएंगे अध्याय दूसरे पर जो अपना टॉपिक शुरू होने वाला है द एग्जीक्यूटिव या राज्य की कार्यपालिका। और इसी पर चर्चा करते हुए बातों ही बातों में हम पहुंचेंगे राज्य के राज्यपाल तक, द गवर्नर ऑफ द स्टेट तक, जो अपना मेन टॉपिक है दोस्तों। और यहां तक पहुंचने के बाद ये वीडियो खत्म नहीं होगा और उसके बाद अपने राज्यपाल पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से वीडियो आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, राज्य सरकार के बारे में भारतीय संविधान में कहां दिया गया है? पार्ट 6 या भाग 6 में, जिसकी हेडिंग है द स्टेट्स या राज्य। इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं?
आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक, अनुच्छेद 152 से 237 तक। ये कितने अध्यायों में बंटा हुआ है, कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है? 6 चैप्टर्स में या 6 अध्यायों में। और इसका जो सेकंड चैप्टर है, अध्याय जो इसका दूसरा है, वो है अपना टॉपिक द एग्जीक्यूटिव या राज्य की कार्यपालिका। अच्छा दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी हेडिंग क्या थी? जनरल या सामान्य। और उसमें एक ही आर्टिकल आता है, कौन सा? आर्टिकल 152 या सॉरी अनुच्छेद 152। और उसकी हेडिंग क्या थी? डेफिनेशन या परिभाषा। और उसमें एक तरीके से राज्य या स्टेट की डेफिनेशन दी गई थी। बेसिकली उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि भाग 6 में कहीं भी राज्य या स्टेट वर्ड या शब्द का यूज होता है, इस्तेमाल होता है, उसमें जब तक अपेक्षित ना हो, जरूरी ना हो, जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं माना जाएगा। उसमें यही लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप अब कंफ्यूज मत होना, आपको अच्छे से पता है कि अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 से जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, जो उसे एक तरीके से विशेष दर्जा मिला हुआ था, वो उससे वापस ले लिया गया है। और अब तो जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं है, उसे बाइफरकेट करके 2 केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 152 में लैंग्वेज तो अभी भी वही मिलेगी जो मैंने आपको बोली है, तो उसको पढ़कर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो लिखा हुआ है अब उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। अनुच्छेद 152 हटाया नहीं गया है। ऐसी ही लैंग्वेज आपको अनुच्छेद 308 आर्टिकल 308 में भी देखने को मिलेगी। हालांकि लिखा हुआ लैंग्वेज तो अभी भी यही है, लेकिन ये लागू नहीं होगा। और वैसे भी जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं रहा, अब क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो अब आप अनुच्छेद 152 पढ़ो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके चैप्टर सेकंड या अध्याय दूसरे की, किसके? भाग 6 की, भारतीय संविधान के भाग 6 की। यह है द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, राज्य की कार्यपालिका। और इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं? इसमें आते हैं अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 167 तक, या मैं बोलूं आर्टिकल 152 से आर्टिकल 167। और ये अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आपके सामने किसी एग्जाम में आ भी सकता है कि राज्य की कार्यपालिका का निर्माण किन किन लोगों से या किस से मिलकर होता है। तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, या इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई कौन कौन शामिल होता है राज्य की कार्यपालिका में? और या मैं बोलूं इस चैप्टर सेकंड में किन लोगों से संबंधित प्रावधान या प्रोविजंस दिए गए हैं। तो देखिए, राज्यपाल, गवर्नर, मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका अध्यक्ष या हेड कौन होगा? चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री। और राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील बोल सकते हो, एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। और केंद्र में कौन होता है इसकी जगह? अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76। और महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है भाई? आर्टिकल 165 या अनुच्छेद 165। ठीक है, अपने आप में क्वेश्चन बनता है। और यह भी अपने आप में क्वेश्चन है भाई, किन से मिलकर राज्य की कार्यपालिका का निर्माण होता है? तो भाई राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद, और जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, और महाधिवक्ता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एडवोकेट जनरल। ठीक है दोस्तों, आई होप यहां तक थोड़ा सा आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए बात आगे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप संविधान को खोल के पढ़ोगे, संविधान को पढ़ोगे, तो आपको संविधान का जो पार्ट 6 है या भाग 6 है, उसकी हेडिंग मिलेगी द स्टेट्स या राज्य। ठीक है, और उसमें जैसे ही आप नीचे अध्याय प्रथम से अध्याय दूसरे में पहुंचोगे, तो अध्याय दूसरे की जो हेडिंग मिलेगी वो मिलेगी द एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। एक तरीके से आप समझ जाओगे राज्य की कार्यपालिका की बात हो रही है। और इसके बाद जस्ट बाद आपको जो इस अध्याय में पहली हेडिंग मिलेगी वो है द गवर्नर या राज्यपाल।
और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको ये अनुच्छेद मिलेंगे, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162, आर्टिकल 153 से आर्टिकल 162। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि राज्यपाल से संबंधित सभी प्रावधान या प्रोविजंस इन्हीं अनुच्छेदों में दिए गए हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। मैं तो आपको बस इतना बोल रहा हूं कि भारतीय संविधान में जब भाग 6 के अध्याय 2 की मेन हेडिंग से आप नीचे जाओगे तो आपको हेडिंग मिलेगी द गवर्नर या राज्यपाल, और उस या इस हेडिंग के अंतर्गत आपको कौन से अनुच्छेद मिलेंगे, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अपना जो मेन टॉपिक है उस पर अपने पहुंचते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में केंद्र में हमने कौन सी व्यवस्था, सरकार की कौन सी व्यवस्था को अपनाया है, या संविधान निर्माताओं ने कौन सी व्यवस्था को स्थापित किया, संसदात्मक व्यवस्था को, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्थापित किया, और इसी व्यवस्था को हमने केंद्र के साथ साथ राज्य में भी अपनाया है। ठीक है, अपने ने पिछले वीडियो में इस पर चर्चा की थी। तो हमने एक तरीके से केंद्र के समान ही राज्य में भी संसदात्मक व्यवस्था या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मेन चीज है जो हमें ध्यान देना है वो क्या है दोस्तों, कि इसमें विधायिका और कार्यपालिका, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनमें जुड़ाव पाया जाता है, फ्यूजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का जुड़ाव पाया जाता है। थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कैसे। देखिए, अभी हमने बात की राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम विधायिका की बात करें तो अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बताया था भाई, राज्य की विधायिका या व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, विधान मंडल कहते हैं। ठीक है, इसके भाग कितने होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक भाग होता है राज्यपाल और बाकी के 2 सदन को एक एक भाग गिने तो 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो केंद्र में भी विधायिका के भाग कितने होते हैं, 3। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ ले सदन कितने होते हैं, चाहे केंद्र में पूछे चाहे राज्य में, सदन कितने होते हैं, 2। ठीक है, इसीलिए इसको द्विसदनात्मक व्यवस्था या बाइकैमरलिज्म भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, विधायिका के कितने भाग, 3 भाग। ठीक है, एक कौन, राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद एक उच्च सदन होता है जिसको विधान परिषद बोलते हैं, और एक निम्न सदन होता है जिसे विधान सभा कहते हैं। उच्च सदन विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और निम्न सदन विधान सभा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, आपको याद आ रहा है। अच्छा दोस्तों, तो मैंने यहां पे विधायिका के भाग के रूप में बोला, एक होता है राज्यपाल, और राज्यपाल कार्यपालिका का भी भाग है। ठीक है, इसके अलावा उच्च और निम्न सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। अच्छा दोस्तों, सारे राज्यों में नहीं होता ऐसा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अभी वर्तमान में 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक व्यवस्था है। हमारे राजस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा ही है। और आपको यह भी बताया था कि एक अनुच्छेद होता है, कौन सा, आर्टिकल 169, अनुच्छेद 169। इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उनका उपयोग करते हुए केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी राज्य की रिक्वेस्ट पर वो राज्य में विधान परिषद को स्थापित भी कर सकती है, और कोई विधान परिषद पहले से स्थापित है उसको समाप्त भी कर सकती है। तो ये अनुच्छेद जरूर ध्यान रखें। चलिए वापस आए अपने मेन टॉपिक पर जो अपने चर्चा कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, बात मैंने ये कही कि विधायिका का एक भाग, जो राज्य की विधायिका होती है, ठीक है, विधानमंडल, उसका एक भाग होता है राज्यपाल, और यही कार्यपालिका का भी भाग है। ठीक है, और साथ साथ में विधायिका के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, विधान परिषद और विधानसभा। अब देखिए, ये मंत्री परिषद किसको मिलाकर, मुख्यमंत्री को मिलाकर, ये किसके सदस्य होते हैं दोस्तों, तो ये राज्य की विधायिका के ही तो सदस्य होंगे। भाई, जिस राज्य में दोनों सदन होंगे तो उसमें विधान परिषद का भी सदस्य हो सकते हैं और विधानसभा के भी, और जिसमें केवल एक ही सदन होगा जैसे हमारा राजस्थान, तो उसमें मुख्यमंत्री और ये मंत्री परिषद किसके सदस्य होंगे, विधानसभा के ही तो सदस्य होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री या मंत्री बनते समय विधानसभा, या मैं बोलूं विधायिका का सदस्य होना जरूरी नहीं है। 6 महीने का समय मिलता है, अगर उस 6 महीने में
कोई भी मंत्री, जो ऐसा मंत्री या मुख्यमंत्री जो विधायिका का सदस्य नहीं है, बेसिकली राज्य की बात करें, राजस्थान की बात करें तो विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने का टाइम मिलेगा। अगर वो 6 महीने के टाइम में, 6 महीने के इस पीरियड में अगर विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाया तो उससे उसका मंत्री पद, भले ही वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, छीन लिया जाएगा। क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा दिया गया है कि कोई भी मंत्री अगर लगातार 6 महीने तक विधायिका का, लेजिस्लेचर का सदस्य ना हो तो उसका मंत्री पद उससे छीन लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये मंत्री परिषद या ये जो मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, ये किसके सदस्य हैं? ये विधायिका के ही तो सदस्य हैं, विधानसभा के ही तो सदस्य हैं। तो अब देखिए, ये कार्यपालिका में भी आ रहे हैं, राज्यपाल भी कार्यपालिका में आ रहा है और यही विधायिका में भी आ रहे हैं, यही लेजिस्लेचर में भी आ रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़ी हुई है या नहीं? जुड़ी हुई है। और यही मुख्य विशेषता होती है संसदात्मक व्यवस्था या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या अध्यक्षात्मक प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक होती है। सेपरेशन ऑफ पावर, फिजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा पाया जाता है किसके बीच में? विधायिका और कार्यपालिका के बीच में। लेकिन हमारे यहाँ कौन सी है? संसदात्मक व्यवस्था। तो उसमें विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी हुई रहती है और न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो विधायिका का मुख्य काम क्या है दोस्तों? राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने और विकास एवं लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए व्यवस्थापिका विधायिका को कहते हैं, के द्वारा कानूनों का निर्माण कराया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने के लिए, राज्य के डेवलपमेंट के लिए और वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को स्टैब्लिश करने के लिए ये जो लेजिस्लेचर है या विधायिका है, इसके द्वारा कानूनों और नीतियों का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, व्यवस्थापिका जिन कानून और नीतियों का निर्माण करती है, जिन लॉ और पॉलिसीज का बेसिकली ये जो व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर है निर्माण करती है, उनको लागू या क्रियान्वित या मैं बोलूं एग्जीक्यूट करने का कार्य कौन करता है? कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो भाई व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर के द्वारा जिन कानून और नीतियों, लॉ एंड पॉलिसीज का निर्माण किया जाता है, उन्हें लागू करवाने का, क्रियान्वित करवाने का या एग्जीक्यूट करवाने का काम कौन करता है? कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे विधायिका और कार्यपालिका। और एक छोटी सी चीज मैंने लिखी है, ये जो कानून बनता है, जो विधायिका बनाती है, जिसे कार्यपालिका लागू करती है, अगर इस कानून की व्याख्या की जरूरत पड़े, इस कानून पर कोई केस हो जाए कोर्ट के अंदर, इसको कोई चैलेंज कर दे कोर्ट में, तो इस कानून की व्याख्या करने का अधिकार किसको होता है? न्यायपालिका का होता है। या मैं कहूं, अगर आपको व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून को चैलेंज करना है, आपको लग रहा है गैर संवैधानिक है, तो आपको किसके समक्ष गुहार लगानी पड़ेगी, याचिका दर्ज करानी पड़ेगी? न्यायपालिका के समक्ष, जुडिशरी के समक्ष। इसीलिए मैंने अभी बोला कि न्यायपालिका को इनसे पृथक रखते हैं ताकि यह न्यूट्रल होकर कार्य कर सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो एक तरीके से संवैधानिक प्रधान होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार प्रधान होता है, जो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। ये हमारी भारतीय संसदात्मक व्यवस्था की भी विशेषता है। इसे याद रखें भाई, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान। अच्छा, ये बात केंद्र में भी लागू होती है, राज्य में भी। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान एक संवैधानिक प्रधान, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है, या मैं बोलूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से कार्य करता है। और यही होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। और राज्य की बात हो रही है तो कौन होगा? केंद्र की बात होती तो प्रेसिडेंट, राज्य की बात हो रही है तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, भले ही नाम मात्र का हो, कौन होता है? राज्यपाल। तो दोस्तों अपने बातों में अपने मेन टॉपिक तक पहुंच चुके हैं और अपने ने ये जो बात की है कि राज्य का एक राज्यपाल होता है,
ठीक है, जो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। तो इसके लिए हमें दो आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, एक तो अनुच्छेद 153 और एक अनुच्छेद 163, आर्टिकल 153 एंड आर्टिकल 163। और साथ ही हम आर्टिकल 163 की आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 से तुलना करेंगे और थोड़ी सी कोशिश करेंगे समझने की कि इन दोनों में क्या अंतर है। बेसिकली आपको मैं एक आइडिया देता हूं दोस्तों। देखिए, प्रेसिडेंट और राज्यपाल, गवर्नर, प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, और राष्ट्रपति जिसको कहते हैं, और राज्यपाल गवर्नर हो गया। इन दोनों के पास ही संवैधानिक रूप से बहुत सी शक्तियां होती है, ठीक है। अब देखिए, इन शक्तियों में कुछ अंतर पाए जाते हैं। अभी हालांकि सारे अंतरों की बात तो नहीं करूंगा, एक छोटी सी बात मैं करूंगा। इन दोनों के पास ही स्वयं विवेक की शक्तियां होती है, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या हैं? मैंने यहां पर लिखा है कि राज्य का कार्यपालिका का प्रधान, संवैधानिक प्रधान, ये कौन होता है? राज्यपाल। इसे मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करना होता है और ये सलाह एक तरीके से आप देखोगे कि राज्यपाल पर बाध्यकारी होती है, ठीक है, ये बाउंड होता है मानने के लिए। और कहीं ना कहीं केंद्र में भी प्रेसिडेंट जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राय या सलाह को मानने के लिए बाउंड होता है, ठीक है। हालांकि देखिए, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको। आप कह सकते हो कि सलाह को एक बार वापस लौटा सकता है, वो सलाह वापस आएगी तो उसे मानना पड़ेगा, वो उतनी डिटेल में नहीं जा रहे। आप तो यूं समझिए कि ये जो राज्यपाल है वो मंत्री परिषद जो है उसकी सलाह मानने के लिए बाउंड होता है। लेकिन ये क्या इसकी सलाह के बिना, मंत्री परिषद की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है? तो वही है स्वयं विवेक की शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर्स। ये प्रेसिडेंट के पास भी होती है और गवर्नर के पास भी होती है। लेकिन देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात, थोड़ा सा देखिए, गौर कीजिएगा मेरी बात पर। ये जो स्वयं विवेक की शक्तियां हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, ये दो तरह की होती है। एक तो होती है परिस्थिति जन्य, सिचुएशनल, कि अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो आपके पास ये पावर आ जाएगी जिसमें आपको मंत्री परिषद की सलाह के बिना कार्य कर सकते हो, ठीक है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति के पास इनमें से केवल एक ही होती है, परिस्थिति जन्य या सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स या परिस्थिति जन्य स्वयं विवेक की शक्तियां। उसके पास संवैधानिक स्वयं विवेक की शक्तियां नहीं होती। तो संविधान, अब राज्यपाल के पास ये दोनों होती हैं। राज्यपाल के पास परिस्थिति जन्य स्वयं विवेक की शक्तियां, सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स या संवैधानिक स्वयं विवेक की शक्तियां भी होती है। और ये हम कैसे समझेंगे? जब हम तुलना करेंगे अनुच्छेद 163 की अनुच्छेद 74 से। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूं। आपको बोर्ड पर जितनी भी चीजें लिखी हैं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो आप अपने नोट्स में उतार लीजिए। और अब अपने शुरू करेंगे टॉपिक राज्यपाल, और उसमें सबसे पहले अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 163 को देखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं साइड हो रहा हूं और आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, अब अपने डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 153 या अनुच्छेद 153 पर, और साथ ही आर्टिकल 163 या अनुच्छेद 163 और आर्टिकल 74 या अनुच्छेद 74 के बीच में तुलना करेंगे। ताकि, तुलना क्यों कर रहे हैं अपने? ताकि राज्यपाल या गवर्नर और प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, स्वयं विवेक की शक्तियां जो होती है, उनके बीच का मुख्य अंतर अपने समझ सकें, मैं आपको स्पष्ट कर सकूं। तो इसलिए अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 74 के बीच में तुलना करेंगे, और साथ ही एक और अनुच्छेद पर भी बात करेंगे, अनुच्छेद 154 या आर्टिकल 154 पर। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो अपने यहीं तक रखेंगे, जिसमें अपने अनुच्छेद 153 देखेंगे, अनुच्छेद 154 पर बात करेंगे और अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 74 के बीच में
तुलना करेंगे। राज्यपाल से संबंधित बाकी सारी बातें, बाकी सारे प्रावधान, अन्य अदर प्रोविजंस जो हैं, उन पर डिस्कशन, उन पर चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहता। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरू से अगर आप याद करें दोस्तों, तो अपने क्या कर रहे हैं, अपने संविधान के पार्ट 6 या भाग 6 को पढ़ रहे हैं, जिसकी हेडिंग क्या है, द स्टेट्स या राज्य, मतलब जिसमें राज्य सरकार के बारे में दिया गया है, ठीक है सॉरी। उसके अपने अध्याय 2 या चैप्टर 2 पर बात कर रहे हैं, जिसकी हेडिंग क्या है दोस्तों, द एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। तो मतलब अपनी सारी जो चर्चा है उसका फोकस है राज्य की कार्यपालिका, और राज्य की कार्यपालिका में भी जो पहली हेडिंग आती है राज्यपाल या गवर्नर, अपना मेन टॉपिक जो है। और राज्यपाल या गवर्नर, या मैं कहूं कि पार्ट 6 के दूसरे अध्याय, भाग 6 के दूसरे अध्याय में जो पहला अनुच्छेद है, पहला आर्टिकल है, वो कौन सा है, अनुच्छेद 153 या आर्टिकल 153, और इसकी हेडिंग है राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो देखिए एग्जाम से रिलेटेड अपने लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स में दिया हुआ है दोस्तों कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। देयर शैल बी वन गवर्नर फॉर एवरी स्टेट, ये दिया हुआ है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ध्यान से सुनना, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, या इस अनुच्छेद में कोई भी बात इस तरफ संकेत नहीं करती कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नहीं हो सकता है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल स्टार कर लीजिए, याद कर लीजिए कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। मतलब कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल हो सकता है, उसकी राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हो सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी, ठीक है, बिल्कुल याद रखना इस बात को। अच्छा दोस्तों, वहीं केंद्र में है आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52, और उसमें दिया है भारत का राष्ट्रपति, जिसमें दिया गया है भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट फॉर इंडिया, ठीक है। तो राज्यों के लिए राज्यपाल होगा कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 153 में। भारत के लिए राष्ट्रपति होगा कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, देखिए, क्योंकि अपने राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल कौन है, श्री कलराज मिश्र। देखिए, राजस्थान के जितने भी राज्यपाल रहे हुए हैं उन पे चर्चा अपने जरूर करेंगे, पूरा एक वीडियो बनाएंगे उस पे, लेकिन अभी मैं केवल वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। और आनंदीबेन पटेल का एग्जाम्पल भी मैंने यहां दिया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल हो सकता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के रूप में हो सकती है। और वर्तमान में एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो कौन है, आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं, गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, और वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, और साथ साथ इन्हें मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है। तो एक तरीके से अभी ये 2 राज्यों की राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आप याद रखें, आपको अनुच्छेद 153 अगर स्पष्ट हो जाएगा, दोनों एग्जाम्पल अगर आप पढ़ोगे, तो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 154 या आर्टिकल 154 की, और इसकी हेडिंग है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट। तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछ ले कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति या कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती हैं। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, निहित किसमें होती है, वास्तविक रूप से उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, यह पूछ ले तो आपसे कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक रूप से
उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा राज्य की मंत्री परिषद के द्वारा। ये आपको इस वीडियो में या आगे आने वाले वीडियोस में स्पष्ट हो जाएगी ये बात। ध्यान से सुनना, दोनों बातें, दो बातें बोल रहा हूं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती हैं? स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो किसमें वेस्टेड होती हैं? ठीक है, एक तो ये, इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल। ठीक है, क्यों होगा? आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 में दिया गया है। दूसरी चीज सुनिए, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक रूप से उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 154 की बात करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, तो आपको पता है भाई इसमें क्या दिया हुआ है, यही वो अनुच्छेद है, इसमें लिखा हुआ है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, तो दो चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। कहां दिया हुआ है? अनुच्छेद 154 में दिया हुआ है। अच्छा, आपको पता है ये नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर, जो वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष होता है। इसीलिए मैंने बोला कि कार्यकारी शक्तियों का उपयोग वास्तविक रूप से मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। और यही मैं सेंटर की बात कर रहा होता तो अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है और वह इसका उपयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और ये अधीनस्थ अधिकारी कौन है? ये मंत्री ही हैं दोस्तों। मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हीं की बात की गई है। और यही आर्टिकल अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आर्टिकल 154 है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट। द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड in the governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। और ये ऑफिसर सबऑर्डिनेट कौन है? मंत्री हैं दोस्तों। ठीक है, मंत्री परिषद है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही बोला गया है यहाँ पे। तो चलिए, आई होप आपको ये दोनों आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। मैं थोड़ा सा साइड में हो रहा हूँ, कुछ भी आपको नोट डाउन करना है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद अपने तुलना करते हैं आर्टिकल 163 अनुच्छेद 163 और आर्टिकल 74 या अनुच्छेद 74 में। तो चलिए दोस्तों, मैं साइड हो रहा हूं, नोट जो भी आपको नोट डाउन करना है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये वीडियो का अंतिम पार्ट है, अंतिम भाग है, जिसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 163 आर्टिकल 163 और इसकी तुलना करेंगे हम अनुच्छेद 74 या आर्टिकल 74 से। अनुच्छेद 163 जो है दोस्तों वो राज्यपाल या गवर्नर से संबंधित है और वहीं अनुच्छेद 74 या आर्टिकल 74 राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट से संबंधित है। हम इन अनुच्छेदों के केवल क्लॉज फर्स्ट, पहला जो क्लॉज है केवल उसकी तुलना करेंगे। और ये तुलना क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो स्वयं विवेक की शक्तियां होती है, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, उनके बीच का अंतर पता लगाना है। तो देखो दोस्तों, संविधान में जो भाषा दी गई है उसी के आधार पर हम ये अंतर स्पष्ट करेंगे। अच्छा, ये अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 74 जो है वो आगे आने वाले वीडियोस में कहीं ना कहीं पूरा विस्तार से आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अपने यहां पर केवल क्लॉज फर्स्ट या पहले क्लॉज की तुलना करेंगे और स्वयं विवेक की शक्तियों का अंतर पता लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 163 जो राज्यपाल से संबंधित है। इसकी हेडिंग क्या है दोस्तों? देखिए, पूरी संवैधानिक भाषा को ही पढ़ेंगे और इसी के आधार पर ही हम अंतर का पता लगाएंगे। बस हमें भाषा में अंतर को देखना है। ठीक है, अनुच्छेद 163 हेडिंग क्या है दोस्तों? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक राज्य का
मतलब राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है, एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है, तो राज्य का एक राज्यपाल होगा और उसको सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी। ये बात मैंने बताई थी आपको। अनुच्छेद 163 की हेडिंग यही है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, और इसमें इसका प्रथम क्लॉज पढ़ते हैं, पहला क्लॉज पढ़ते हैं दोस्तों। जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार, ध्यान से पढ़िए, किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर, मतलब जहां पर राज्यपाल से यह अपेक्षित है, रिक्वायर्ड है कि वो अपने विवेक शक्ति का उपयोग करे, उन चीजों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इसको इंग्लिश में पढ़ें दोस्तों, जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज गवर्नर। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड। अच्छा, आपको यह भी पता चल गया कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है राज्य में, ठीक है। एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्सेप्ट in so far as he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion। तो सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि ऐसे काम, ऐसे कृत्य, ऐसे कार्य, ऐसे फंक्शंस जिसमें राज्यपाल, ठीक है, अपने स्व विवेक, डिस्क्रिशन को अपने स्व विवेक के आधार पर फैसले ले सकता है, उनको छोड़कर अन्य कृत्यों के लिए, अन्य कार्यों के लिए उसको मंत्री परिषद की सलाह और सहायता या एड एंड एडवाइस पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति के लिए भी कुछ ऐसी ही बात करता है, लेकिन अपने को स्पष्ट अंतर आ जाएगा। इसका जो क्लॉज पहला है वो केवल इतना ही कहता है, पहले इसकी हेडिंग पढ़ते हैं अनुच्छेद 74 की। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, और इसका पहला क्लॉज क्या कहता है भाई, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in exercise of his functions act in accordance with such advice। तो देखिए दोस्तों, यहां पर भी यही बोला गया है कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह व सहायता का उपयोग करेगा जो उसे मंत्री परिषद के द्वारा दी जाएगी। मतलब राष्ट्रपति भी अपने कृत्यों के लिए मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता पर निर्भर करता है। लेकिन यहां पर क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर कोई भी ऐसी चीज लिखी है कि ऐसे कार्यों को जिसमें राज्यपाल अपने स्व विवेक को इस्तेमाल कर सकता है, उनको छोड़कर बाकी कृत्यों के लिए वह मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता पर निर्भर करता है? क्या ऐसा यहां इस अनुच्छेद में लिखा है? मैंने बिल्कुल वही भाषा लिखी है जो अपने संविधान में दी गई है, लगभग वही भाषा है दोस्तों। तो यहां ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि संविधान में राष्ट्रपति की स्व विवेक की शक्तियों का जिक्र नहीं है, जबकि राज्यपाल के लिए विवेकानुसार, मतलब एक तरीके से स्व विवेक का उपयोग करने का एक तरीके से प्रावधान है या एक इशारा है, ठीक है। लेकिन यही चीज राष्ट्रपति के लिए नहीं दी गई है संविधान में। तो अब हम कह सकते हैं कि राज्यपाल जो होता है उसके पास परिस्थिति जन्य के साथ साथ संवैधानिक स्व विवेक की शक्तियां भी होती है। तो देखिए,
ये दोनों का जब अपने अंतर स्पष्ट करते हैं तो अपने पास सार ये निकल के आता है दोस्तों। अच्छा, स्वयं विवेक की शक्तियां क्या होती है? वैसे तो देखिए, एक एग्जांपल दूंगा क्योंकि अपने को डिटेल में आगे पढ़ना है, दोनों ही अनुच्छेद अपने को आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ने हैं। अब देखिए दोस्तों, किसी राज्य में चुनाव हुए या देश में लोकसभा के चुनाव हुए और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, ठीक है, तो अब देश में अगर लोकसभा में चुनाव है तो राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक के अनुसार किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करके उसे एक तरीके से बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकता है। उसी तरीके से राज्य में यह शक्ति किसके पास आती है? राज्यपाल के पास, कि भाई चुनाव हुआ है और विधानसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। अभी हाल ही में बहुत सारे विधानसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों, और आपने कहीं ना कहीं राज्यपाल और अन्य दलों के बीच में टकराव की स्थिति देखी होगी इसी बात को लेकर। तो यहां पर राज्यपाल स्वयं विवेक से यह फैसला कर सकता है कि वो कौन से दल को पहले मौका देगा, ठीक है। ऐसे ही किसी भी दल के, मतलब जो एक तरीके से सत्ता प्राप्त दल है, चाहे वो सेंटर की बात हो रही हो लोकसभा की या राज्य में विधानसभा की, तो जो सत्ता प्राप्त दल है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए और सत्ता प्राप्त दल जो है, पार्टी जो है, जिसकी सत्ता है, जिसका चीफ मिनिस्टर है या जिसका प्राइम मिनिस्टर है, वो विश्वास मत में अपना बहुमत सिद्ध ही ना कर पाए, अपनी मेजॉरिटी सिद्ध ना कर पाए, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसके मंत्री परिषद को भंग कर देगा। यहां भी वो अपने स्वयं विवेक से काम लेगा। या फिर कोई पार्टी अपना बहुमत खो दे और राज्यपाल और राष्ट्रपति को पता लग जाए कि भी इस पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया है, अपनी मेजॉरिटी खो दी है, तो वो क्या कर सकता है? सेंटर में लोकसभा या राज्य में विधानसभा को भंग कर सकता है। यहां भी वो अपने स्वयं विवेक का इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों, ये मैंने जितनी भी बातें बताई आपको, तो ये परिस्थितियां पैदा हो रही है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को स्वयं विवेक से कार्य करने के लिए एक तरीके से मौका दे रही है। अच्छा, मंत्री परिषद से तो पूछेगा नहीं वो कि भाई क्या मैं आपको भंग कर दूं, तो वो क्यों ऐसी सलाह देगी कि हाँ मुझे भंग कर दो या मुझे हटा दो, ठीक है। तो यहां पर राष्ट्रपति या राज्यपाल स्वयं विवेक से काम करेगा ऐसी परिस्थितियों में। तो ऐसी स्वयं विवेक की शक्तियां क्या कहलाती है? परिस्थिति जन्य, या इसे सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स कहते हैं। परिस्थिति जन्य स्वयं विवेक की शक्तियां कहते हैं, जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है। लेकिन अगर आप ये लैंग्वेज पढ़ोगे ध्यान से तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि राज्यपाल के लिए संविधान के अंदर स्वयं विवेक की शक्तियों का जिक्र है, ठीक है। और इसे और ज्यादा डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियोस में स्पष्ट करेंगे। लेकिन इसका सार के रूप में याद रखें आप कि स्वयं विवेक की शक्तियां राष्ट्रपति के पास तो होती है केवल परिस्थितिजन्य डिस्क्रिशनरी पावर्स, प्रेसिडेंट के पास होती है ओनली सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स, जबकि राज्यपाल के पास होती है परिस्थितिजन्य एवं संवैधानिक दोनों। डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर के पास होती है सिचुएशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बोथ, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको सारे पॉइंट्स जो इस वीडियो के हैं बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए। आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई छोटी मोटी गलती मुझसे हो गई है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। और विशेष रूप से आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और दोस्तों, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हाथों हाथ नया वीडियो जैसे ही आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपके परिवार में जो लोग हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जो आरपीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जरूर आएगी, तो दोस्तों उनके साथ हमारे चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और लास्ट में आपको फिर से वही बात बोलूँगा, कोरोना संकट का समय है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखें, बिना बात के, बिना कोई ज़रूरी बात के घर से बाहर ना निकलें,
खुद को सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें दोस्तों। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें अपने राज्यपाल से संबंधित बाकी की बातें करेंगे, और लगभग राज्यपाल या गवर्नर ये जो टॉपिक है इसको अपने पूरा कर लेंगे। अब मैं साइड में हो रहा हूं, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, बेसिकली ये जो सार है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।